सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो का अगर फॉर्मेशन देखें ना हम अगर ध्यान से, यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉप है, व्हाइट लाइट जाएगी, और याद रखना कि ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना रेनबो का पूरा फीचर्स, ये एक्चुअली कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने नेचर पे देख के रखा है कि हमको ऐसा फिनोमेना दिखता है, वायलेट कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं कि लाइट कैसे एंटर की होगी। जो भी साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, उन्होंने हो सकता है पचासों क्या हजारों फिगर ड्रॉ किए होंगे, हजारों फिगर में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा जो फिनोमेना हम देखते हैं, एक दो कर पा रहे होंगे। तो वो एक दो थ्योरी जो है हमारे प्रैक्टिकल चीज को सपोर्ट करती है, तो हम उसको वहां पे यूज करते एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। यहां से आती है रेड क्या कहते हैं व्हाइट लाइट, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, अब यहाँ से क्या होगा, ये लाइट जो है स्प्लिट कर जाएगी, ये इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे ही जाएगा ना यहाँ से ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। अब यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग किसके लिए होती है, वायलेट के लिए, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं वायलेट कलर के लिए, ये वायलेट ऐसे गया, ज्यादा बेंड किया, और इधर बेंड करेगा रेड, रेड पे जो बेंडिंग है ना वो कम होगी, ठीक है। जब रेड पे बेंडिंग कम होगी, तुम देख सकते हो क्लियरली कि ये हमारा सीधा जा रहा था, इतना एंगल से मुड़ा, इधर इतना एंगल से मुड़ा। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पे जाता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, यहाँ पे जाएगा ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये ऐसे गई, उसके बाद ये ऐसे गया, और यहाँ पे फिर से टी आई आर हुआ। देखो प्राइमरी रेनबो जो कल मैंने डिस्कस किया था ना, उसमें लाइट ऊपर से ऐसे आती थी, सिंगल टी आई आर होता था, यहाँ पे दो बार टी आई आर हो रहा है, एक यहाँ पे टी आई आर हो रहा है और फिर यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो रे है ना ये निकलेगी, ये ऐसे निकली वाले, ठीक है। और याद रखना है कि कल जो मैंने बताया था ना उस पैटर्न में, ठीक है, जो प्राइमरी रेनबो होता है ना उसमें रेड ऊपर होता है और वायलेट नीचे होता है, ये प्राइमरी का था क्राइटेरिया,
और पूरा का पूरा ऐसे जाता था विद की ओर। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये पैटर्न जो होता है पलट जाता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, वायलेट ऊपर है, रेड नीचे है। तुमने ये चीज याद कर ली है, तुमने ये चीज याद कर ली। अब तुमको देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, तुम थोड़ी रिसर्च करके बैठे हुए हो, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वायलेट इधर आएगा और रेड जो है वो पीछे जाएगा कि वो आगे जाएगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है कि तुम पूरा कैलकुलेशन करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है करना। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या, हमें ये चीज याद है कि वायलेट ऊपर जाएगा और रेड नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर वायलेट अब अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रेड है ना, ठीक है, ये रेड इधर जाना चाहिए। क्योंकि अगर रेड मान लो इस तरफ, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है रेड को ड्रॉ करने का, या तो रेड में वायलेट इधर ड्रॉ करूं, नहीं तो इधर ड्रॉ करूं। बिकॉज मुझे एंगल्स प्रॉपर्ली पता नहीं है। अगर किसी को एंगल्स प्रॉपर्ली पता हो तो उसको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, और एंगल्स प्रॉपर्ली पता करने के लिए आपको पूरी की पूरी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे ये चीज याद है कि वायलेट ऊपर होता है और रेड नीचे होता है सेकेंडरी में, और हम कौन सा करें, सेकेंडरी करें, जिसपे दो बार टी आई आर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने अगर इसको ऐसे ड्रॉ किया रेड को, ठीक है, तो अगर मैंने रेड को अगर इस तरह से ड्रॉ किया यहाँ से लेकर के, तो मेरा काम निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में? अगर मैंने इसको रेड को अगर यहाँ पे ड्रॉ किया होता ना, ठीक है, तो वायलेट ऊपर चला जाता और रेड जो है नीचे रह जाता। सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, तो यहाँ से वायलेट ऊपर जाएगा और रेड जो है ना नीचे रहेगा। ठीक है, और एक बार मैंने इसका नाम इरेज कर देता हूँ। ये वायलेट हो गया। वायलेट और रेड, ठीक है, वायलेट ऊपर और रेड नीचे। ठीक है, अगर तुमने पता है रेड को अगर इधर कर, देखो रेड यहाँ पे है, अगर मैंने रेड को नीचे कर इधर कर दिया होता ना, ठीक है, तो रेड वाली लाइन ऊपर चली जाती। ठीक है, वायलेट को क्रॉस करके ये अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता नीचे से, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ, तो पीछे में एक्सटेंशन से वो वायलेट को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता, तो फिर रेड ऊपर हो जाता, वायलेट नीचे हो जाता। लेकिन हमको पता है कि सेकेंडरी रेनबो में क्या ऊपर होता है, वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। तो मैंने क्या किया, फिगर को ऐसा ड्रॉ किया कि रेड को मैंने क्या किया, लिखा इधर लिखा, और वायलेट को मैंने किधर लिखा, इधर लिखा। ठीक है, ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। पीछे अगर जा रही है तो उसको हम लोग किससे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से। यहाँ पे और क्या देखा जाएगा कि जो ये जो एंगल जो है ना, ये एंगल होता है 53 डिग्री, ये एंगल हो जाता है 50 डिग्री। ठीक है, हमारा वहां पे एंगल कितना था, हमारा वहां पर एंगल था 42 डिग्री और 40 डिग्री। यहाँ पे एंगल बदल गया। ठीक है, और वहां पर क्या था, सेकेंडरी का देखो, सेकेंडरी में वायलेट ऊपर था, सेकेंडरी रेड नीचे होता है, प्राइमरी में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया। यहाँ पे इन सेकेंडरी
रेनबो violet is at upper end and red is at lower end. और angle of elevation is between 50 and 53. ठीक है, और ये जो रेनबो होता है ना सेकेंडरी थोड़ा फेंट होता है, इस फेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम देखते हैं, और इन दिस रेनबो यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना हो रहा है देखो। पहले तो डिस्पर्शन होता है, उसमें भी डिस्पर्शन हो रहा था, वहां पे सिंगल टीआईआर, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स टीआईआर। ठीक है, और तीसरा दो बार टीआईआर। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पर ना फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ ना मेरे को थोड़ा सा एक सही काम करना चाहिए था कि मेरे को ना यहाँ पर ये जो लाइन जो मैंने दिखाई ना यहाँ पे, ठीक है, इसको ना यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल दिखा दूँ ऐसे, और एक ऐसे नॉर्मल दिखा दूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेखी बेंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। तो ये रे मैं दिखाऊँ ना इस तरह से, और ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि रे जाएगी ना, देखो उस पर क्या मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बेंडिंग दिखाऊँ, ये नॉर्मल ऐसे जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर ये ऐसे जा रहा है यहाँ से, तो रे विल बेंड, ये सेकेंड रेनबो यहाँ पर जो है ना, रे जो है ना वो मुड़ेगी, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये जाना चाहिए बस सीधा ऐसे, ऐसे जाती रहेगी। और यहाँ पर ये नॉर्मल ये बेंड करेगा डेंसर से अवेदी नॉर्मल। ठीक है, तो अवेदी नॉर्मल इधर जाएगा ये ऐसे, तो ये वाला भी मेरे को, और अवेदी नॉर्मल अगर ये बेंड करेगा तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, तो ये बेंड करेगा अवेदी नॉर्मल, अवेदी नॉर्मल भी ऐसे जाएगा। और ये वायलेट है, ये भी बेंड करेगा अवेदी नॉर्मल। ठीक है, ये बेंड करेगा अवेदी नॉर्मल, तो ये भी बढ़ जाएगा, ऐसे जाएगा ना। इसको भी नॉर्मल ड्रॉ करो तो ऐसे जाएगी। ठीक है, अभी भी देखो रेड को इधर ही रखना है, वायलेट को इधर रखना है। ठीक है, तो अपने जब इसको बैक पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, और
जब रेड को हमने पीछे एक्सटेंड किया ना, रेड को ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या मिलेगा, रेनबो मिलेगा, ऊपर वायलेट और इधर पे पहले से पता खाली एक ही गलती हो गई थी कि आपको यहाँ पे बेंड करवाना चाहिए था लाइट को, ठीक है, अदरवाइज बाकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, ठीक है। सर आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट रिफ्रैक्शन, ये वाला, इट इज फेक। यस। जो प्राइमरी रेनबो होता है ना वो ज्यादा ब्राइट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो होता है ना हमें उतना अच्छे से दिखता नहीं है, वो थोड़ा लाइट होता है। ये हमारा प्रॉपर फिगर बना, ठीक है, क्लियर हो गया। नॉर्मल तुमको ड्रॉ करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस कर दोगे फिगर को एज इट इज। वॉइस, बाकी लोग को भी दिक्कत हो रही है वॉइस की मेरी, यहाँ से तो सब कुछ चालू है वो। इस फिगर को नोट कर जाओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, ठीक है, लेकिन 1-2 बार और वैसे ही बताओ, मैं फिगर एग्जाम में इतना आता नहीं है, ज्यादा इसकी थ्योरी आती है, ठीक है, ये जो लिखा है ना मैंने इसके बारे में पॉइंट, इसके डिफरेंस आते एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको नोट कर जाओ। कैटरिंग टॉपिक है, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। मैं ज्यादा कुछ इस पे लिखाऊंगा नहीं, इस कैटरिंग में खाली बता देता हूँ, तुम लोग का क्लास 10th का पढ़ा हुआ भी है और सिलेबस में भी नहीं, तो 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एग्जाम पढ़ते भी हो, अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में अगर आने वाला भी है तो तुम वहां पे लिख करके आ सकते हो। देखो, क्या होता है कि जो जो लाइट होती है ना, ठीक है, वो एटमोस्फियर है, ठीक है, एटमोस्फियर में एयर के पार्टिकल्स, जब सनलाइट गिरती है उन पार्टिकल्स पे ना तो वो एयर के पार्टिकल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, री एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब किया फिर वापस जब फेंका उसको, वो जो प्रोसेस होता है ना उसमें पूरी की पूरी जो लाइट होती है वो छितर जाती है। इस छितरने को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब पता ही है, छितरना। स्कैटरिंग के लिए ऐसा देखा गया कि जो स्कैटरिंग होती है ना, किस कलर की स्कैटरिंग होगी, दैट इज कितनी स्कैटरिंग होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होती है। जैसे कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है विजिबल रीजन में, उसकी स्कैटरिंग जो है सबसे कम होती है। वायलेट कलर की स्कैटरिंग जो है सबसे ज्यादा होती है। वायलेट ले लो, ब्लू ले लो, इंडिगो ले लो, एक्चुअली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब में हमारे लिए कलर सबको कैसे सिमिलर ही लगता है। अब अगर हम बात करें ना, आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता था कि बताओ क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों होता है, तो क्लाउड्स का एक्चुअली क्या होता है, जैसे सनलाइट गिरेगी क्लाउड के ऊपर, तो क्लाउड 2 तरह की स्कैटरिंग होती है, एक लार्ज पार्टिकल से एक स्मॉल पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल से क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्मॉल पार्ट, ये होता है स्मॉल पार्टिकल के द्वारा स्कैटर, तो कहते हैं रेली क्राइटेरिया। किसके लिए होता है, स्मॉल पार्टिकल। क्लाउड्स के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं उसपे, तो वहां पे क्या, जितने भी कलर्स है ना, सब के सब वो इक्वली स्कैटर करते हैं, सब बराबर। ये जो फॉर्मूला जो लिखा है ना, छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, क्लाउड में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबके लिए बराबर स्कैटरिंग होता है। जब सबके लिए बराबर स्कैटरिंग होता है तो क्या होगा वहां पे, रेड भी निकला, वायलेट भी निकला, इंडिगो भी निकला, सब कलर बराबर बराबर निकलेंगे, तो हमको क्लाउड, जब सारे मिक्सचर ऑफ कलर्स आते हैं तो हमें क्लाउड कैसा अपीयर होता है, व्हाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कैटरिंग होते हैं छोटे पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, इन सबसे होती है, ठीक है,
तो क्या होता है वहां पे, जैसे स्कैटरिंग होती है ना, तो वहां पे वायलेट की जो स्कैटरिंग होती है आ, वो सबसे कम होगी। ठीक है। अब जैसे मान लो सनलाइट आती है, हमसे पूछा जाएगा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। जैसे सनलाइट आती है तो वहां पर क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वहां पे सब कलर की स्कैटरिंग बराबर नहीं होगी। एयर पार्टिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसके लिए स्कैटरिंग सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके लिए होती है, रेड के लिए। रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और रेड जो होता है बीम बन करके हमारी हमारी धरती पे आता है। ठीक है, मेन रेड कलर आता है सन से एक बीम बन के, क्योंकि वो क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगी तो वो क्या होगा, वो तो बीम बन के रहेगा ना, ऐसे आएगा वो। तो हमको सन कैसा दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन बाकी जो सबसे ज्यादा जो कलर फैल जाता है वो क्या होता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ठीक है, क्योंकि ये तीन लास्ट में आते हैं हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम। ये कलर मोस्टली स्प्रेड कर जाता है स्काई। जैसे मोस्टली ये कलर स्प्रेड कर जाता है, स्काई का कलर हमें कैसा दिखता है, ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड में। डेंजर सिग्नल जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट में जो स्टॉप का सिग्नल होता है रेड का बनाया जाता है, कारण यही है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा प्रिज्म भी हो गया, स्कैटरिंग स्कैटरिंग हो गया, रेनबो भी हो गया। रेनबो के पॉइंट्स याद कर जाना, ये वाले पॉइंट्स याद कर जाना, एक डायग्राम 2 बार प्रैक्टिस कर जाना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर तुम अपने बोर्ड के सिलेबस को देखो ना, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को गलती से भी मत सोचना कि हटाया गया। यहाँ पर एक टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, रिजोल्यूशन। ठीक है, वो हटा दिया गया। वो मुश्किल से 4 लाइन का टॉपिक है वो। ठीक है, उसको हटाया गया है। और बाकी पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल तुम अगर देखोगे ना बोर्ड एग्जाम में, टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से एक लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम समझने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आइस के बारे में। हालांकि आई हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हमको आइस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आइस का देखो, हमारी आइस में क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ मैं। हमारे आइस में आई बॉल्स होती हैं। ठीक है, और जो आइस में जो रे एंटर करती है वो एंटर करेगी, और हमारी आइस में लेंस होता है। वो जो लेंस होता है वो बना होता है प्रोटीन का। और उस लेंस की खास बात क्या होती है कि हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है हमारे आइज का, वो उस लेंस को ऐसे करके प्रेस कर सकता है। ठीक है, ऐसे करके दबा सकता है। और जैसे दबाएगा हमारी आइज की लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो ऐसे करके चेंज करता है। जैसे हमारे आइज की लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, ऑटोमेटिकली जो फोकल लेंथ होगी वो भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सिलियरी मसल्स काम करता है। वो लेंस को खींच नहीं सकता है, ऐसा वो सोचे कि खींच के उसको पतला कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कुदरती चीजें जो कि हमारे आइज में नहीं हो पाती, दबा सकता है, खींच नहीं सकता। उसके बाद हमारे आइज का अगर शेप देखा जाए तो हमारी आई बॉल्स ऐसी होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है रेटिना होता है। ठीक है, जहाँ पे रेस अगर गिरेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा और हमको वो चीज दिखती है। ठीक है, दूसरी बात, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारी आइज के पास पावर होती है कि वो अपने आप को एकोमोडेट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी हो तो हम एक लिमिट तक ही हमारी उसकी इमेज प्रॉपर्ली रेटिना पे बन सकती है। जैसे कि लेंस है, अब मान लो कोई लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का। वो फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर फिक्स्ड है। ठीक है, कुछ भी करके तुम उसके लेंस का फोकल लेंथ थोड़ी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारी आइज का जो लेंस है ना, उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, और वो चेंज हम करके दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं। मतलब हमारा आइज का फोकल लेंथ ऐसे चेंज होगा कि वो इमेज जो है ना हमेशा कहाँ पर बनाएगा, एट द रेटिना। दूर हो तो भी रेटिना पे बनाने की कोशिश करेगा, और अगर पास हो तो भी रेटिना पे बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो रेटिना पे नहीं बन पाती है, चाहे वो अनहेल्दी आइज हो या ऑब्जेक्ट की लोकेशन में प्रॉब्लम हो, तो हमको इमेज जो है क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है,
अब देखो जब जब तुम पढ़ोगे ना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, यहाँ पे दो चीजें बार बार आएंगी। पहला, लीस्ट डिस्टेंस, एक वर्ड आता है यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा एक वर्ड आता है रिलैक्स। ये दो वर्ड हमको बार बार इस चैप्टर में मिलेंगे। तो पहले हम लोग ना ये दो वर्ड को पहले समझते हैं कि हमारे आइज के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है। और याद रखता है कि हमारा आइज, पता है पहले सिलेबस में आई अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई भी था, ठीक है, अभी इसको निकाल दिया गया, कुछ बहुत साल पहले निकाला गया। और आइज भी हमारा के आइज भी हमारा कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, ठीक है, कि हम भी इसके थ्रू ही तो देखते हैं। अब देखो लीस्ट, मान लो कि हमारी आइज है इस तरह से, अगर ठीक है, हमारे आई बॉल्स का जो साइज होता है ना वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में। यहाँ से अगर मान लो रेज अगर आती है पैरेलल, ठीक है, अगर ये रेज पैरेलल अगर आती है, ये ऐसे आकर के मुड़ी और हमारे रेटिना पे जाके इमेज बन जाती है। रेज पैरेलल कब आती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता है, काफी दूर होता है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, 5 मीटर 6 मीटर भी इन्फिनिटी की कैटेगरी में ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये रेज आएगी तो हमारी लेंस ने क्या किया, इसको मोड़ दिया। कितना से मोड़ा, इतना से मोड़ा ना, ठीक है, ये आई इधर से इतना से मोड़ दिया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जाके इमेज बन जाती है। ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बेंडिंग हुई। अच्छा अब देखो, आ, हमारे ये वाले सिचुएशन में जो बेंडिंग होती है ना रेज की, सबसे कम होती है। अगर मैं तुम्हें दूसरा फिगर दिखाऊं ऐसे, तो वो ये वाला और इसमें और समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पर अगर हमारे आईबॉल्स है, ये एकदम नजदीक है, ठीक है, और यहाँ से अगर रेज ऐसी आती है, ये रेज जो है ना ऐसे मुड़ी, यहाँ से ऐसे मुड़ी, ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ पे कितना बेंडिंग हो, जरा देखो यहाँ से, ये जो रेज आ रही है ना, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे जाना चाहिए, और ये कितना मोड़ा इसको, यहाँ कितना कम मोड़ा। तो अगर पूछा जाएगा कि हमारी आईज, अगर ऑब्जेक्ट मान लो हमारी आईज के नजदीक है, लेट्स से एक, ठीक है, नजदीक है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारी आईज से दूर है, तो किस सिचुएशन में
रे ज्यादा मुड़ती है, तो आंसर है जब ऑब्जेक्ट हमारे आइस के नजदीक होता है। जब नजदीक होता है ना ऑब्जेक्ट हमारे आइस के, तो हमारे आइस के मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज्यादा आइस पे दबाव पड़ता है, ठीक है, ताकि वो रेस को इतना मोड़ सके कि वो रेटिना पे ला सके। यहाँ पे हमारे आइस पे दबाव ज्यादा पड़ता है। यहाँ पे हमारा मसल्स देखो, जितना ज्यादा बेंडिंग चाहिए होता है ना रे में, ठीक है, उतना ज्यादा लेंस का पावर चाहिए होता है। देखा मैंने बताया था पावर क्या होता है, इट इज अ बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ ए रे। यहाँ पर बेंडिंग कैसी करनी है हमको, बेंडिंग ज्यादा करनी है, तो यहाँ पावर कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। पावर ऑफ आई बॉल शुड बी मोर, यहाँ पे पावर कैसा चाहिए, लेस चाहिए, ठीक है, कम पावर भी काम चल जाएगा। इसमें सिलियरी मसल्स काफी दबाती है, एकदम प्रेस करेगी हमारे आइस के लेंस, इसमें उतना प्रेस नहीं करना होता, इसलिए पता है यहाँ पे हम रिलैक्स होते हैं। ये कहता है रिलैक्स। कहते भी है कि अगर मान लो तुम कोई लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारी आंखें थक गई है, तो किसी दूर की चीज को देखो कुछ समय के लिए, तुम्हारे मसल्स ऑल अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते चले जाते हैं, तो यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, बेंडिंग की रिक्वायरमेंट कैसी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे आइस के 25 सेंटीमीटर दूर तक किया जाता है, तो ये इसको मोड़ करके यहाँ पे ले आता है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से भी और नजदीक अगर आ जाता है, तो रे इतनी फैल जाती है, इतनी दूर चली जाती है कि उसकी, हम अगर रे यहाँ पे अगर ऐसे चली जाए, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे लाना चाहे, तो हमारा जो लेंस होता है वो नहीं ला पाता उसको, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑब्वियस सी बात है, हमारे आई लेंस की पावर होती है रे को बेंड करने की। अब बहुत नजदीक आ गई तो सीधे रे ऐसे भाग रही है, नहीं ला सकता उसको अब हमारे उस पे, तो हम उसको हम रेटिना पे नहीं आएगा, तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है या इधर रह जाएगा। और अगर बहुत ठीक है, तो हमको वहां पे इमेज कैसी दिखेगी, ब्लर्ड दिखती है। तुम अगर मान लो कोई बुक पढ़ने की कोशिश करो और एकदम आइस के नजदीक लेकर के तुम आ जाओ, तुम्हें इमेज कैसी दिखेगी, ब्लर्ड दिखती है, क्योंकि वहां पे जो रे है ना, वो रेटिना पे नहीं बनता, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर अगर होता है ना, ठीक है, तो भी हमको वो यहाँ पे रेटिना पे इमेज मिल जाती है। लेकिन पता है एक चीज और होती है इसके अलावा, वो होता है विजुअल एंगल। दैट इज एंगल मेड बाय द, ठीक है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। ये जो एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है एट द आई, दिस थीटा इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल। जितना बड़ा ये विजुअल एंगल होता है ना, हमको चीजें उतनी बड़ी दिखती है, ठीक है। याद रखना जितना बड़ा ये होगा ना, उतना देखो ज्यादा ये कवर करेगा ना हमको। ब्रेन क्या करता है, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे एरिया कवर करेगा। और हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है इमेज को बड़ी साइज का। अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है ना, ठीक है, तो वो जो एंगल जो बनाएगा ना, वो छोटा बनाएगा। देखो अगर यहाँ पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं रेल को ड्रॉ करूँ यहाँ से, फॉर द सेम साइज ऑफ द, फॉर द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एंगल छोटा हो गया ना, देखो तो। जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है हमारी आइस पे, वो उतना छोटा एंगल क्रिएट, और जितना नजदीक ऑब्जेक्ट होता है हमारी आइस पे, वो उतना बड़ा एंगल क्रिएट, ठीक है। तो अगर मान लो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर वो बहुत दूर है, हमें छोटा दिखेगा, ठीक है, भले हमारी आइस रिलैक्स हो। जैसे जैसे वो हमारे आइस के नजदीक आएगा, हमको उसका साइज बड़ा दिखने लगता है। 25 सेंटीमीटर तक पहुंचा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमको उसका साइज बेस्ट दिखेगा, एकदम बेस्ट विजन, ठीक है। हाँ, हमारी आइस थोड़ी सी उस समय स्ट्रेन होगी, ठीक है, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पे हमको बेस्ट विजन मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज हमको बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की साइज हम अगर और नजदीक लेके आ जाते हैं, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर,
तो हमारे आईज पे जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो इमेज जो बनेगी ना वो रेटिना पे नहीं बन पाएगी। अगर रेटिना पे नहीं बन पाएगी तो हमको ब्लड इमेज दिखेगी, भले बड़ी होगी लेकिन ब्लड होगी। ये कैसी होती है, जैसे तुम अपने कैमरा मोबाइल का तुम यूज करते हो फोटो, तुमने उसको बहुत ज्यादा जूम कर दिया, इमेज तो बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या वो इमेज देखने में अच्छी लगती है? आंसर इज नो, पूरी फटी फटी सी इमेज लगती है। यहाँ भी वही चीज होती है, ठीक है। तो मैंने तुमको तीन चीजें बताई। पहला, विजुअल एंगल, एंगल मेड बाय द इमेज ऑफ द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल, ठीक है। दूसरी बात, विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा हमको इमेज उतनी बड़ी दिखेगी, बड़ी इमेज हमको ज्यादा अच्छी लगती है, देखने में क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। अगर दूसरी बात, आ, दो तरह के विजन होते हैं, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन और रिलैक्स विजन। अगर रिलैक्स विजन की बात किया तो ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है, रेस पैरेलल आती है, हमारी मसल्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसको बेंड करने के लिए, बेंडिंग कम चाहिए होती है, और हमारे रेटिना पे इमेज बन जाती है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो विजुअल एंगल छोटा बनाता है, इमेज छोटी दिखती है, ठीक है। सीधी सी बात है, चांद का साइज जो है वो बड़ा दिखता है, मून का साइज जो हमको बड़ा दिखता है, चांद का साइज हमको छोटा दिखता है। जबकि चांद बड़ा है, मून छोटा है। क्यों ऐसा? बिकॉज चांद दूर है, एंगल छोटा बनाता है, हमको छोटा दिखता है। मून नजदीक है, हमको बड़ा एंगल बनाता है, हमको बड़ा दिखता है। तो रिलैक्स विजन हो गया, ठीक है, कि उसके लिए। दूसरी बात होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। जैसे हमारी आइस के 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, ठीक है, हेल्दी आइस से, तो वो हमको उसका बेस्ट विजन मिलता है। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है तो विजुअल एंगल कम हो जाता है, जिससे कि साइज हमें थोड़ा छोटा दिखता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम अगर हो जाता है तो भले विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन हमको इमेज कैसी दिखती है? ब्लड दिखती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है ना, ठीक है। इसकी मैं शॉर्ट में समरी में लिख देता हूँ, ज्यादा हमको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पहला, विजुअल एंगल, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पहले इसको नोट कर लूंगा, फिर मैं अभी नेक्स्ट क्लास में